are talking about the new and beautiful and most exciting possibility. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की. This is your friend शिशिर मित्तल from राजस्थान कोटा और प्रारंभ कर रहे हैं उस अध्याय का जो अपने आप में सबसे रहस्यमय, सबसे टिपिकल और सबसे शानदार माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में. जी हाँ, दिल थाम के बैठिए, हम बात कर रहे हैं आयनिक की. आयनिक शुरू हो रही है पूरी भव्यता और वैभव के साथ और देखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है हमारी जर्नी शानदार होगी. क्यों? क्योंकि अमिन जो स्टेटस रोटेशनल मैकेनिक्स की है फिजिक्स में या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की है मैथमेटिक्स में, वही स्टेटस आयनिक इक्विलिब्रियम की है केमिस्ट्री में. इट्स सपोज्ड टू बी टफ, ब्यूटीफुल, इंटिमिडेटिंग एंड गॉर्जियस. इज इट गॉर्जियस? यस. और आपको मजा आ जाएगा. क्यों? तब बहुत मजा आता है जब हमसे वो काम हो जाता है जो और किसी से कम होता है. आप देखेंगे आपके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आपको एक एज रहेगी किसमें? आयनिक में. क्यों? अगर आप हमारे साथ बने रहे, अगर सारी बातें साथ साथ देखते रहे, सीखते रहे, जो बताते हैं उसे सुनते रहे और जो दिया है असाइनमेंट उसे करते रहे, आप शानदार हो जाएंगे आयनिक में. और जहां सब तबाह हो जाते हैं आप फ्लरिश करेंगे. क्या मैं चाहता हूं लोग तबाह हो जाए? मैं नहीं चाहता हूं तबाह हो जाए. टीचर ऐसा क्यों चाहेगा? लेकिन मैं तो आपको एक कॉमन अनुभव बता रहा हूं. जहां असहजता का अनुभव करते हैं अधिकांश बच्चे, इवन टीचर्स, वहां आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा. क्यों? एक सिग्नेचर टॉपिक है, बहुत शानदार चैप्टर हमारा आयनिक का आज शुरू हो रहा है. तो पूरे उत्साह के साथ स्वागत करिए एंड लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इट इंक्लूड्स. The equilibrium between ionized and non-ionized form of a species is termed as ionic equilibrium. कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिन पर चार्ज शायद न हो, लेकिन वो डिसोसिएट करती हैं और नालायक अपने ऊपर चार्ज ले आती हैं. वो कैटायन और एनायन में टूट जाती हैं. और जब इस किस्म के इक्विलिब्रियम आते हैं, हम उसको इंक्लूड करते हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम. नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस आए कहलाता है आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, सॉल्यूशंस दो तरह के थे, इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक जो आयंस प्रोड्यूस करते थे और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जिनमें आयंस नहीं होते थे. और जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा ऑफ कोर्स इसमें हम बात कर रहे हैं पानी एज अ सॉल्वेंट की. पानी में घुलने पर जैसे चीनी है, वो आयंस नहीं बनाती, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. लेकिन नमक है, वो कैटायन एनायन में टूट जाता है, Na+ और Cl- में, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में आगे भी डिफरेंसेस आएंगे, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में फंडामेंटली अंतर क्या है. वेल, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है घुल तो वो भी रहे हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट है घुल तो वो भी गए. कोई फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है they do not produce ions when dissolved in water. जैसे शुगर है, अगर पानी में घोलेंगे तो वो आयंस नहीं प्रोड्यूस करती. यूरिया है, घुल जाती है पानी में पर अलग से कोई कैटायन एनायन पैदा नहीं करती, तो लोग कहते हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस क्या है? ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके पास खुद आयन होते तो नहीं, लेकिन जब पानी में घुलते हैं तो इनको नया दौरा पड़ जाता है, नई सनक आ जाती है, नया उत्साह पैदा हो जाता है और अब ये आयन वो बना लेते हैं जो पहले इनमें नहीं थे. अच्छा, जैसे जैसे कुछ भी हो सकता है. HCl है, HCl में आयन नहीं होते. अच्छा, और लेकिन जैसे आप पानी में घोलो वो टूट जाता है H+ और Cl- में, कैटायन अलग एनायन अलग. अरे तो आयन बन गए. हाँ, आयनाइज हो गया. यस. क्या जरूरी है पहले आयन ना हो? नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है. हो सकता है पहले से आयन रख के बैठा हो, ये भी होते हैं, बदमाश होते हैं कंपाउंड. जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं क्या? जैसे नमक है, नमक में क्या पहले से आयंस हैं? हाँ, कैटायन एनायन साथ साथ है, जुड़े हुए, चिपके हुए एक दूसरे के साथ, पर आयन पहले से रेडीमेड हैं ये सॉलिड में. और जब आप उन्हें पानी में डालते हैं तो कैटायन अलग चला जाता है, एनायन अलग चला जाता है, तो वो आयनाइज हो रहा है. कैटायन एनायन अलग अलग जा जरूर रहे हैं पर वो आयन नहीं बने, पहले भी सॉलिड में थे, पर हाँ अब एक्वस में आकर पानी में घुलने के बाद दूर दूर चले गए. और एक बात बताऊं आपको, क्या अगर कोई आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयनिक कंपाउंड पानी में घुलता ही तब है. बहुत अच्छी बात बोलो, बहुत ध्यान से सुनना. आयनिक कंपाउंड पानी में घुलता ही तब है जब वो इस तरह से कैटायन और एनायन में टूट जाए. और नहीं टूटा तो इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में नहीं घुलता फिर. और उसका जितना भी अंश, छोटू वो सूक्ष्म अंश भी अगर पानी में घुल रहा है
तो ये बहुत आवश्यक है कि वो कटायन और अनायन में टूट जाए। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, ये प्रकृति का सत्य है, ये हमेशा होता है। तो दे हैव, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस दे हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। टेंडेंसी का क्या मतलब है? बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाने की इच्छा है उनकी। अगर बना लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाएंगे और नहीं बनाएंगे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। तो जिसकी इच्छा होती है थोड़ी बहुत तो पूरी कर ही लेता है ना। अगर आयनिक सब्सटेंस है तो उसको टूटना जरूर पड़ेगा, ये गारंटी है। और HCl क्या है? HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। अमोनिया एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ये पानी में घुल तो जाते हैं पर HCl 100% टूट जाता है आयंस में। अमोनिया कुछ कुछ टूटती है आयंस में। अच्छा, कुछ कुछ होता है, जी हाँ। तो आप पाएंगे अमोनिया उतनी अच्छी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जितना अच्छा HCl है। हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है अमोनिया। अरे वीक हो या स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोलाइट तो है। हाँ है, इसलिए हमने कहा टेंडेंसी टू प्रोड्यूस। हमने ये नहीं कहा कि 100% दे ही देते हैं। अमोनिया नखरे से देती है, HCl खुशी खुशी H+ दे देता है या आयंस दे देता है, लेकिन मिल जाते हैं। ठीक है, जो आयंस पैदा कर दे पानी में घुलने पर वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमने कहा था। अगर पानी में आयन तैर रहे हैं और आपने उसमें 2 प्लेट्स डाल दी, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो क्या उसमें से करंट दौड़ेगा पानी में? जी हाँ, पानी में करंट दौड़ सकता है। अगर पानी में आयंस हैं और आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो आयन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दौड़ना शुरू कर देंगे। एक दिशा में आयंस दौड़ेंगे, आयंस पर है चार्ज, चार्ज दौड़ गया, मूविंग चार्ज कहलाता है करंट। तो पानी में करंट दौड़ने लगेगा अगर उसमें आयन है तो। अच्छा, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। पर अगर आयन नहीं होंगे तो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल इलेक्ट्रोलाइट्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उदाहरण क्या है? यूरिया, ग्लूकोज, पहले बोल दिए थे। एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स हैं, मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक चीनी के सॉल्यूशन को देखिए, 2 प्लेट्स लगी हुई हैं। हाँ जी, अब क्या हो रहा है इसमें? चीनी के मॉलिक्यूल है, तैर रहे हैं। पर आपने देखिए, आपने एक तरह से क्या किया है, एक बैटरी है, एक प्लस साइड है और एक माइनस साइड है। ठीक है, एक तार लगा रखा है और यहाँ क्या है, यहाँ बल्ब लगा रखा है और तार काट दिया आपने। यहाँ पे क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, हवा है, रख रखी। तो अब क्या इस सर्किट को हम कह सकते हैं सर्किट क्लोज्ड है, पूरा है? नहीं। क्या इसमें करंट बहेगा? नहीं। अच्छी बात है। अब आप देखिए, मैंने इसी की बजाय कहा कि चलो इसमें प्लेट लगा दो। करंट कहते हैं ऐसी तैसी कराओ, तुम प्लेट लगाओ, तार रखो। अरे बीच में छोड़ रखी हवा, कुछ नहीं है बीच में यार, तो करंट कैसे जाएगा? चार्ज चलेंगे कैसे? हाँ जी, तो आप लोग एक काम करते हैं, चलो तुम्हें एक बर्तन में डाल देते हैं। अच्छा, और बर्तन में डाल के क्या करते हैं, और यहाँ पानी भर देते हैं, ऐसे भर दो। अब करंट चलेगा क्या? अरे आयन नहीं है यार, कैसे चलेगा? तो सर्किट पहले भी टूटा था, अगर तार अधूरा था तो सर्किट टूटा था। प्लेट जोड़ दी तब भी सर्किट टूटा है। पानी डाल दिया तभी, पानी से तो करंट जाता नहीं ना, प्योर वाटर से, तो तब भी सर्किट टूटा है। पानी में चीनी घोल दी, शरबत डाल दिया, अब तो जाता करंट। अरे करंट कहां से जाएगा? आयन नहीं है उसमें। चार्ज होगा तब ना चलेगा, चार्ज है ही नहीं तो चलता ही नहीं है। तो जब चार्ज चलेगा नहीं, करंट नहीं दौड़ेगा उसमें से, तो बल्ब जलेगा नहीं। हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है चीनी। क्यों? आप बड़ा सरल एक्सपेरिमेंट है, करके देखें, बल्ब नहीं जल रहा, करंट नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि पानी के सॉल्यूशन से करंट दौड़ नहीं पा रहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट खुला है इसलिए। ठीक है, दिन बदला, आपने कहा एक काम करते हैं, क्या आपके पानी में नमक है? हाँ है, नमक डाल दिया आपने। जैसे ही नमक डाला NaCl, आप देखो Na+ अलग चले गए, Cl- अलग। Na+ आयंस दौड़े माइनस की तरफ, Cl- दौड़े प्लस की तरफ, चार्ज दौड़ पड़े अलग अलग दिशाओं में। चार्ज मतलब मूविंग चार्ज है करंट, तो करंट दौड़ पड़ा पानी में। यस, सॉल्यूशन में करंट दौड़ने लगेगा। और जैसे ही सॉल्यूशन में दौड़ेगा करंट, जैसे ही सॉल्यूशन में दौड़ेगा करंट, आप देखेंगे बल्ब जल जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन में करंट दौड़ेगा, आप देखेंगे बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल गया, बहुत सरल एक्सपेरिमेंट है। हम देखें, अगर बल्ब जल गया तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, ना जला तो कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हल्का हल्का जला, डिम डिम जला, तब क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ कुछ आयन बन गए तो कहेंगे वीक है, और बढ़िया ब्राइटली जला तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बढ़िया से आयंस बन गए। ये तो बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही आसान है।
और ये अलग अलग चीजों का नेचर डिटरमाइन करने में मदद करता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक। बल्ब न जले तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जल जाए तो इलेक्ट्रोलाइट है, बढ़िया से जल जाए, ब्राइट ब्राइट जल जाए तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है, डिम डिम जल जाए तो बोलेंगे वीक है। बस, राइट, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा था, दो तरह के हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर 100% आयनाइज हो गए, लगभग पूरा डिसोसिएट हो गया, उसका दे आयन पूरा टूट के आयन बना दिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है साहब, ठीक है। उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं उसी चीज को, वो कितनी है? क्लोज टू 1 है। 0.99 है तो चलेगा, 0.98 है तो चलेगा, पॉइंट कितना कितना है, कितनी भी हो, मतलब 100% के आसपास हो तो चलेगा, 2-5% ऊपर नीचे चलता है। लेकिन अगर उसी की बजाय अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से काफी कम हो, 10%, 5%, 8%, आधा परसेंट, ऐसा कुछ हो, मच मच लेस देन 1 हो, तो हम कहेंगे कि नालायक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर अल्फा 1 से काफी कम हो तो वीक है, और लगभग 1 के आसपास हो तो स्ट्रॉन्ग है। अच्छी बात। एग्जांपल्स दीजिए। वेल, वीक एसिड्स जैसे H2CO3, अच्छा। वीक बेसेस जैसे NH4OH, ये क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो वीक एसिड्स या वीक बेसेस ज्यादा डिसोसिएट नहीं करते, आधा 1% डिसोसिएट करते हैं, 99% के आसपास पड़े रहते हैं, भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम कैसे, हम डिसोसिएट नहीं करते क्योंकि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो भाड़ में जा, है ना। दोनों वीक है, ठीक है। देखिए NH4OH रोते पीटते डिसोसिएट कर रहे हैं, डिसोसिएट करना है, हाँ क्या करें, चलो थोड़ा सा चलते हैं आगे, NH4 प्लस OH माइनस बन गया, वीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाले उत्साह से भरे हैं, लबरेज है, जैसे ही पानी में गए फड़ाक टूट गए, NH प्लस अलग, Cl माइनस अलग, या Na प्लस अलग, OH माइनस अलग, 100% डिसोसिएट कर गए, वाह क्या बात है, शानदार है आप, स्ट्रॉन्ग है हम। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं या वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, तीन आइटम है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये तीन आइटम ऐसे हैं जो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, जो 100% डिसोसिएट होगा या लगभग 100% डिसोसिएट होगा, उनका तो काम खत्म हो गया, उसमें इक्विलिब्रियम की बात क्या करनी, हाँ कोई महत्व नहीं है उसका। जो कुछ कुछ डिसोसिएट करते हैं, कुछ अनडिसोसिएटेड, कुछ डिसोसिएटेड, उन्हीं में तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, किसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है इक्विलिब्रियम बाबू, और इसीलिए उनकी स्टडी हम करेंगे अपने इस चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ कुछ पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में कुछ आयंस बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, और इसीलिए हम एक स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या, क्यों और कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे, बिल्कुल, which of the following is a strong electrolyte? well, fused NaCl। फ्यूज्ड माने कंफ्यूज्ड है, फ्यूज मतलब एक तो होता है नमक को पानी में घोल, वो तो एक्वस NaCl है। दूसरा होता है सॉलिड नमक लो, सूखा नमक लो, उसे भट्टी में गर्म करो, अच्छा इतना गर्म करते जा करते जा करते जा, नालायक पिघल जाए, इतना गर्म करो, बहुत ज्यादा गर्म कर लो एकदम, तो वो कहलाता है फ्यूज्ड। अच्छा, पर अगर नमक पिघल गया है तो पिघलने का मतलब है उसमें Na प्लस और Cl माइनस तो पहले से ही थे, पिघल गया है मतलब ये घूमने लगे, इधर उधर चलने लगे हैं। अगर आयंस चल सकते हैं तो वो दौड़ भी सकते हैं, करंट बना सकते हैं, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे? जरूर बन जाएंगे। फ्यूज्ड NaCl वुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एसिडिक एसिड कैसा है? ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसेस आर वीक। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड से मेरा मतलब है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड ऑल ऑर्गेनिक बेसिस, और उन ऑर्गेनिक बेसिस से मेरा मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स आर वीक। सारे ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स और सारे अमीन बेसिस लल्लू या वीक होते हैं। तो आप कैसे हैं एसिडिक एसिड जी? आप भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगते हैं, हाँ, तो कैसे हैं? वीक है हम, ठीक है, वीक।
Sulfuric acid, strong. NaOH, must strong. Correct answers are A, C, D. Right? There we are. आगे बढ़े, इसके पे डालते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे। एसिड्स पुराने लोग कहते थे जो चखने में खट्टे लगे वो एसिड है, और जो सोपी टू टच हो वो बेस। बड़ी साहित्यिक परिभाषा थी, अच्छी बात थी, लेकिन लोग चक चक के छू छू के देखते थे, और मान लो कोई जहर था, चख के देख लिया कि एसिड या बेस, मर गए। कोई बहुत खतरनाक कोरोसिव चीज थी, उसको स्किन पे लगाया, स्किन गल गई, पता चला चमड़ी खत्म हो गई। एसिड बेस का पता तो बहुत बाद में लगेगा। तो ये बड़े प्रिमिटिव, बड़े प्राचीन से तरीके थे, बड़े शुरुआती तरीके थे एसिड या बेस जांचने के कि एसिड है या बेस। फिर अवतरित हुए आर्हीनियस। आर्हीनियस ने कहा एसिड और बेस ठीक एक ट्रेडिशनल परिभाषा है कि जो खट्टे लगे वो एसिड है, जो सोपी टू टच हो वो बेस है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा साइंटिफिकली कि कौन एसिड है और कौन बेस। क्या बात करें आर्हीनियस, आप बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। तालियां तालियां, क्या बात है ना? नोबेल प्राइज। अरे सुन तो लो थ्योरी क्या थी। तो आर्हीनियस ने कहा मेरे नाम की एक थ्योरी है, ठीक है, तो बोलो तो सही आर्हीनियस, अच्छी बात बोल रहे हो आप। तो आर्हीनियस ने कहा जो पानी में घोलने पर रिलीज कर दे H+, वो है एसिड्स। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स रिलीज H+ when dissolved in water। पानी में घोलने पर जो H+ रिलीज कर दे वो एसिड्स है, और पानी में ही घोलने पर जो OH- रिलीज कर दे वो बेस है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा मान लो HCl है, पानी में घोलोगे तो वो H+ और Cl- में टूट जाता है, H+ देगा तो वो एसिड है। कि जैसे NaOH है, उसे पानी में घोलो तो वो Na+ और OH- में टूट जाएगा, वो OH- दे देता है, इसलिए वो बेस है। इस तरह से बात हुई एसिड्स या बेसिस की। थ्योरी बड़ी शानदार थी, उन्होंने बड़ी शानदार बात बताई, लेकिन जैसा कि लोग करते हैं, लोग किचकिच ज्यादा करते हैं और काम की बात कम सुनते हैं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है जी, एसिड और बेस बोल तो दिया, लेकिन आपने जो बोला है वो तो खाली पानी में ही होगा, अगर पानी नहीं हुआ तो। आर्हीनियस का चिढ़ना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा अभी तक तो तुम चक चक के छू छू के देख रहे थे, है ना, दिमाग खराब था तुम्हारा। मैंने इतनी बढ़िया डेफिनेशन दी, एसिड्स और बेस को केमिस्ट्री के लेवल पे स्थापित कर दिया कि भाई कौन एसिड है कौन बेस है। हमने बकायदा डिराइव करके दिखा दिया कि जो H+ छोड़ दे सो एसिड, और जो OH- छोड़ दे तो बेस। हो सकता है आपको इसकी सिग्निफिकेंस महसूस ना हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सी इट इज समथिंग लाइक, अगर मान लीजिए कोई क्राइटेरिया है कि कोई इंसान लंबा है और कोई थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, अब कोई भी लंबा हो जाता है, कोई भी छोटा हो जाता है, हमको तो नहीं पता कौन सा है। लेकिन अगर हम मान लीजिए इसको केमिस्ट्री से रिलेट कर दें कि भाई लंबाई जो है, मान लीजिए कोई चीज है, पोटेशियम ज्यादा हो तो लंबा हो जाएगा शरीर में थोड़ा सा, और एक लिमिट से कम होगा तो नाटा रह जाएगा। ऐसा होता नहीं है कुछ भी, मैं तो रैंडम बात बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई वैज्ञानिक कोई किसी केमिकल से लंबाई का संबंध खोज लेता, अगर अगर होता है, मैं बायो नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि ऐसा होता है कि नहीं होता, मैं तो खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक ऐसी, कितना लंबा होगा इंसान, ये प्रायः जहां तक मैं समझता हूँ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जितना ज्ञान मुझे है। अगर पैदा हुआ बच्चे को देखे तो कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि जब ये एडल्ट होगा तो उसकी हाइट इतनी हो जाएगी। वो संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि तुम्हारे जीन ऐसे हैं वैसे हैं फलाना ढिमकाना, लेकिन अदरवाइज दे कांट डू एनीथिंग। तो ये अभी तक एक नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि इंसान की हाइट कितनी होगी, लेकिन अगर उसको किसी तरह से किसी केमिकल के कंसंट्रेशन से रिलेट कर दिया जाए तो हम बहुत एक बढ़िया चीज बोल सकते हैं कि अरे वाह, ये तो एक कंसेप्ट आ गया हमारे पास, एक डेफिनेशन आ गई, हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन निकाल लिया कि भाई लंबाई इंसान की कैसे बढ़ती है ना। तो उसी तरह से पहले एसिड्स और बेसिस साहित्यिक थे कि भाई खट्टे लगे तो एसिड है, ज्यादा खट्टे ज्यादा एसिड, कम खट्टा कम एसिड, चक चक के देख रहे हो एसिड तो जी भी निकल गई एसिड से, है ना। तो ये बहुत खास आइडिया था, पुराना था। वहां पर आर्यभट्ट प्रकट हुए और उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि एसिड जैसे, ऐसे तो करोड़ों चीजें होती है दुनिया में, पर एसिड या बेसिक स्ट्रेंथ को या एसिड या बेस की प्रॉपर्टी को केमिस्ट्री के एटम से जोड़ा जा सकता है, ये आइडिया सबसे पहले आर्यभट्ट को आया और उन्होंने इसको बताया, और इसलिए आर्यभट्ट की बहुत तारीफ हुई, एंड इन फैक्ट ही आल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की उनकी थ्योरी थी, उसके लिए आर्यभट्ट गॉट अ नोबेल प्राइज। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, बहुत कम ऐसी पीएचडी थीसिस होती है, मतलब पीएचडी तो स्टूडेंट्स ही करते हैं ना, बेचारे छोटे होते हैं।
बहुत कम ऐसी पीएचडी थीसिस होती हैं जिनमें पीएचडी थीसिस के ही वर्क पर नोबेल प्राइज जैसा महान पुरस्कार मिल जाए, है ना? एंड आर्हेनियस गॉट दैट। और यही नहीं, जब उन्होंने पीएचडी थीसिस सबमिट करी थी अपनी, तो जो उनके एग्जामिनर्स थे उन्होंने उसे फेंक दिया था। उन्होंने कहा था ये बकवास है, रिजेक्ट कर दिया था कि तुम जो बोल रहे हो सब नॉनसेंस है। बहुत बाद में उनकी वो थीसिस एक्सेप्ट हुई और वो इतनी मेरिटोरियस और नई पाई गई, उसमें इतनी नई बातें थी, वास्तव में वो एक ओरिजिनल खोज थी। अल्टीमेटली ही लैंडेड विद द नोबेल प्राइज, राइट? तो मजेदार था। आइए लौटते हैं महान आर्हेनियस की ओर और देखते हैं उनकी थ्योरी। थ्योरी के पॉइंट मत भूल जाना कहानी किस्से में। एसिड्स वो है जो H प्लस रिलीज करते हैं और बेसिस है वो जो OH माइनस रिलीज करते व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसा बोल गए महान आर्हेनियस। कुछ लोगों ने किचकिच करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा अच्छा तो एक बात बताओ, CO2 तो एसिडिक होती है, हाँ जी, और CO2 में तो हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो H प्लस कहां से देगी? लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश करी आर्हेनियस का। पर आर्हेनियस महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा देख बेटा, मैंने क्या कहा था, पानी में घोल पहले उससे। तो पानी में घोलो, CO2 को क्या बनेगा? H2CO3। और ये डिसोसिएट कर देगा H प्लस और बाइकार्बोनेट, ले आ गया H प्लस, रिलीज कर दिया H प्लस, एसिड है। सही। तो लोगों ने कहा जी हम जानते हैं अमोनिया एक बेस है, पर इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, ये OH माइनस कहां से देगी? तो आर्हेनियस पर हंसे। उन्होंने कहा कितने भोले हो तुम, पानी में तुम घोलो। मैंने क्या कहा था, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घोल पहले उसको। पानी में अमोनिया को घोला, क्या बना? NH4 प्लस और OH माइनस। अमोनिया ने पानी से छीन लिया H प्लस, बचा रह गया OH माइनस। तो देखो रिलीज हो गया OH माइनस, ले ये बेस है। तालियां तालियां, क्या बात कर दी आर्हेनियस साहब ने। आप देखें कि पानी में घोलकर आर्हेनियस ने एक ऐसा तिलिस्म रचा कि पानी में से ही कोई OH माइनस निकाल ले तो H प्लस बच जाएगा, तो हम कहेंगे उसने H प्लस रिलीज कर दिया, जिसने अपने आप OH माइनस रख लिया अपने पास। और अगर पानी से कोई OH माइनस की वजह H प्लस छीन ले तो OH माइनस बच जाएगा और हम कहेंगे देखो इसने रिलीज कर दिया OH माइनस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमेशा सारे एसिड्स और बेसिस को अगर पानी में घोला जाए तो इस तरकीब से देखा जा सकता है और आर्हेनियस का काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो आर्हेनियस एसिड्स को देखें तो भाई ये तो था कि वो H प्लस रिलीज कर देते हैं, पर एक मॉलिक्यूल एक ही H प्लस देता है या दो या तीन भी दे सकता है? हमें डिपेंड करता है कैसा एसिड है। कुछ ऐसे हैं जैसे HCl जो क्या करते हैं, जो एक ही H प्लस देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जैसे H2SO4, वो दो H प्लस देते हैं, और कोई अगर H3PO4 है तो वो तीन H प्लस दे सकता है। ओ माय गॉड, तो जो एक H प्लस देता है, एक मॉलिक्यूल एक H प्लस देता है, वो कहलाता है मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो माने एक, प्रोटिक आया है शब्द प्रोटॉन से, प्रोटॉन मतलब H प्लस। मोनोप्रोटिक जो एक H प्लस का लेन देन करे, और एसिड मतलब जो दे दे, तो मोनोप्रोटिक एसिड मतलब जो एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस दे। ये क्या हो जाएगा? डाइप्रोटिक एसिड। और ये ट्राइप्रोटिक एसिड। अच्छा, ये तो ऐसे चलता रहेगा। हाँ, H4P2O7 दे सकता है 4H प्लस प्लस P2O7 4 माइनस एक्वस, तो ये टेट्राप्रोटिक एसिड, ये ऐसा टेट्राप्रोटिक एसिड बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, यही मैं कह रहा हूं। ये तो काफी कूल है। हाँ ये तो बहुत आसान है, ये है बड़ा इजी। अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। कैसे? एक बहुत घटिया, कंफ्यूजिंग, पुराना और आउटडेटेड शब्द है जो आज भी भारत की सस्ती गाइड्स में प्रचलित है, और सिर्फ यही प्रचलित है और सब जगह इसको त्याग दिया गया है। और वो क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड को कुछ लोग मोनो बेसिक एसिड भी बोलते हैं। ये बहुत पुराना टर्म था, IUPAC ने कहा है मत बोलो इसे, क्यों? इससे कंफ्यूज होता है। एसिड बेसिक कैसे हो सकता है? मोनो बेसिक एसिड का मतलब जो एक बेस को निपटा दे, ऐसा एसिड, है ना? यानी कि वो एक H प्लस छोड़ दे। ये ओल्ड नेम है मोनो बेसिक एसिड। ये डाई बेसिक एसिड, ये ट्राई बेसिक एसिड। इससे क्या बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे
कि वो एसिड है या बेसिक, नाम में बेसिक या फिर एसिड बोल रहे हो, कहीं एसिड बेस न्यूट्रलाइज ना हो जाए, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक एसिड है। ढंग का नाम है मोनोप्रोटिक डायप्रोटिक, डायप्रोटिक पुराना सड़ियल नाम है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। और जो लोग 50-50 साल पुरानी किताबों के आगे कभी नहीं पढ़ते, वही इन नामों को बोलते रहते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, इस वजह से नाम बड़े पॉपुलर है, आपको भी बताने पड़ रहे हैं। इसलिए आप सुन लीजिए एक बार कि ये ऐसे होते हैं, कहीं दिख जाए तो चमत्कृत ना हो और कंफ्यूज मत होइएगा। अंत में क्या है, एसिड। तो अल्टीमेटली क्या है, ये एसिड है, ये बेस नहीं है। तो बेसिक क्यों लिखा है, लिख दिया यार, इमोशनल मत हो। मोनो बेसिक एसिड मतलब जो एक बेस को ठिकाने लगाते, एक OH माइनस को, डाई बेसिक जो 2 OH माइनस को ठिकाने लगा दे, ट्राई बेसिक जो 3 OH माइनस को ठिकाने लगा दे, ऐसा एसिड का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, ऐसा। जैसे आइए देखिए, ये टंकी है HCl गैस की। HCl गैस होती है, रूम टेम्परेचर पर गैस है, हमने यहाँ से गैस छोड़ी, HCl गैस यहाँ आई और पानी में छप से कूद गई। जब पानी में गई तो आप देखिए वो डिसोसिएट हो गई। HCl गैस आई, देखिए गैस फैल रही है, धुंधली धुंधली हो रही है। HCl आया और टूट गया, गैस में H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस इस तरह से टूट गया है। वाओ, कितना मजेदार है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि 100% डिसोसिएट जाता है पानी में घोलने पर, इसलिए। अर्हीनियस एसिड से अपेक्षा करी जाती थी, क्या करते हैं वो, दे रिलीज H प्लस आयंस इन वाटर। बड़ा झगड़ा किया, लोगों ने कहा H प्लस आयंस तो एक्चुअली प्रोटॉन्स है खाली, क्या प्रोटॉन्स इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकते हैं, क्या वो ऐसे अपना जीवन बिता सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं? और जवाब मिला नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर प्रोटॉन्स ऐसे ही अपना जिंदगी नहीं बिता सकते तो वो पानी में किस रूप में रहेंगे? तो पहली बात तो ये एक लिमिटेशन, एक डिफेक्ट माना गया अरेनियस थ्योरी का, कि अरेनियस साहब ने कल्पना करी थी कि H प्लस आयन रिलीज हो जाएंगे, जबकि वो स्वतंत्र रूप से जीवित रह ही नहीं सकते। तो लोगों ने कहा तो H प्लस होता कैसे है? बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, बहुत सारे ज्ञान बांटने वाले लोग आए, तरह तरह के अलग प्रयोग करे गए, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करा गया। कुछ लोगों का विचार था कि H प्लस आयन यहाँ पे पानी में जुड़ जाता है और H प्लस एक H2O के साथ जुड़कर बनाता है H3O प्लस। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दो पानियों से जुड़ जाए। अच्छा, और तब क्या होगा, तब वो H2O होल ट्वाइस, तब वो दो पानी में H प्लस जोड़ के क्या बनेगा, H4O2, H4 भी नहीं, 5 हो जाएंगे, H5O2 प्लस बना ले। ऐसे उसने कहा नहीं और भी तो हो सकता है, कैसे? आप देखो ऐसे ऐसे विचार है, कुछ ने कहा ऐसे, कुछ ने कहा 2 पानी, कुछ ने कहा एक 3 पानी जोड़ लो ना, HOH ऐसे। अब क्या बन जाएगा, अब ये हो गया H2O होल थ्राइस प्लस H प्लस, यानी H3 दूनी 6 7 H7O3 प्लस। ऐसा हो सकता था। अरे कुछ ने कहा इतना ही तो लग गया, देखो और पानी जोड़ ले, कौन सी कमी आ रही है, ऐसा कर लेते हैं इससे, और ये H9O4 प्लस बन जाता। अब अलग अलग प्रयोग करे गए, कुछ में ऐसा, कुछ में ऐसा, कुछ में ऐसा, कुछ में ऐसा, वास्तव में होगा कैसा, इसे कोई हिसाब में नहीं लगा। अलग अलग कंटेम्परेचर पर, अलग अलग सॉल्यूशंस में, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पर, अलग अलग कंडीशंस में H प्लस का व्यवहार, H प्लस का एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर वैज्ञानिकों ने देखा बदल जाता है, वो अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करता है। तो उसका कोई निश्चित फॉर्मूला लिखा जा सकता है? तो सारे वैज्ञानिकों ने एक ही चीज का कंक्लूजन निकाला कि इसका कोई निश्चित हिसाब किताब नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि H प्लस कुछ पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, और ये कुछ पानी के मॉलिक्यूल जो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये अनिश्चित है, ये अनसर्टेन है। क्यों? ये कुछ भी हो सकते हैं। ये पक्का है कि वो अकेला H प्लस नहीं होता, पर वो कैसे रहेगा ये वेरिएबल है, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है इस पर भी डिपेंड कर जाता है, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर। ठीक है, तो लोगों ने कहा वास्तव में तो ऐसा है। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से H प्लस एक्वस ऐसे लिख दो। एक्वस का मतलब ये ढेर सारा पानी, और n नंबर ऑफ पानी मतलब ढेर सारे पानी में n नंबर ऑफ पानी भी हो गई, सही। तो ऐसा, या कुछ लोगों ने कहा H प्लस से बड़ी टेंशन होती है जी, H प्लस तो वास्तव में होता ही नहीं, तो लोगों ने कहा H3O प्लस लिख दो, पर ध्यान रखना H3O प्लस भी वास्तव में नहीं होता। क्या होता है, वो कुछ होता है।
और वो बदलता रहता है, लेकिन जो भी वो है, लोगों ने कहा उसको इस या इस रूप में, दोनों में से रूप में उसे कैसे भी लिख सकते हैं, और दोनों बात एक ही है। H प्लस एक्वस कहो या H3O प्लस एक्वस कहो, हम पूरे आयनिक में कभी हाँ कभी ना ये लिख लेंगे। तुम चाहो तो इनकी बजाय ये और ये इस तरह से डरावने और फॉर्मूले भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। अल्टीमेटली +1 चार्ज वाला H प्लस, जिसके साथ कितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए जाएं, वो एक स्पीशीज है जिसको ये सिंबल्स, ये अक्षर रेफर कर रहे हैं। एक ही बात है, H प्लस कहो या H3O प्लस, राम कहो या रहीम, तो यहां पर ऐसा है। ठीक है, अच्छी बात। तो इस प्रकार ये H प्लस पानी में रहता है, और कई बार लोग उसे H3O प्लस भी बोल देते हैं। May not be accurate, but at least it is not as drastic as saying H plus, right? ये देखिए, अलग अलग मॉडल्स देखिए। H9O4 प्लस, तीन जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, शानदार। H5O2 प्लस, ये कैसा है? इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं पानी के, और एक H प्लस जुड़ा हुआ है इस तरीके से, है ना? And so on and so forth. Which of the following hydrated species can exist? एक क्वेश्चन करेंगे इसी बात पे। आइए, ये क्या है, सर रटने पड़ेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये H2O n टाइम्स H प्लस में फिट हो रहे, या OH माइनस के साथ कुछ H2O लगाकर फिट करने की कोशिश करी हुई, क्या है जरा देखिए। H5O2 प्लस क्या है? दिस इज H2O होल ट्वाइस H प्लस। ये तो H2O 1 टाइम्स H प्लस, ये H2O 3 टाइम्स और H प्लस। ये क्या है? ये है H2O और OH माइनस जोड़कर है। H प्लस तो एग्जिस्ट करते हैं। Which of the following hydrated species can exist? ये तो एग्जिस्ट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ये नई चीज है, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्यों? O माइनस बढ़िया माइनस चार्ज है, और क्या ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती? हो सकती है। तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वाओ, तो ये सब एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये सब एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक और बहुत मजे की बात बताता हूं। The strongest acid which can exist in water is H3O plus. अच्छा, अगर उससे स्ट्रॉन्ग कोई एसिड आएगा तो ना, तो वो टूट कर H3O प्लस बन जाएगा अगर उसे पानी में घोलेंगे तो। ये खास बात है। यही नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पानी में जो एग्जिस्ट करता है वो भी कौन है? वो है OH माइनस। तो पानी में सबसे अच्छा एसिड हो सकता है H3O प्लस, और सबसे अच्छा बेस हो सकता है OH माइनस, एंड दैट इज इट। अच्छी बात है। आर्नियस बेस किसे कहते हैं? जो पानी में घोलने पर रिलीज कर दे OH माइनस, इस तरह से। हाँ जी, वो क्या है? वो आर्नियस बेस है। इनको भी तीन कैसे बोल सकते हैं? मोनोप्रोटिक बेस। मोनोप्रोटिक बेस, ये नया नाम है। नए नाम को भी 40-50 साल हो गए, और ये आर्काइक और प्राचीन नाम है मोनो एसिडिक बेस। बच्चे पिक्चर जाते हैं, वो एसिडिक है, बेसिक है? नहीं, बेस है। और एक H प्लस को ठिकाने लगाए तो मोनो एसिडिक, दो को ठिकाने लगाए तो डाइएसिडिक, तीन को ठिकाने लगाए तो ट्राइएसिडिक। आजकल लोग इसको कहते हैं डाइप्रोटिक बेस। प्रोटिक एसिड जो H प्लस दे दे, प्रोटिक बेस जो H प्लस ले ले। H प्लस ले ले, क्यों? जितने OH माइनस देगा उतने ही H प्लस ले लेगा, और उनके साथ पानी बना लेगा, बस। ठीक है ना? तो जितने OH माइनस रिलीज कर रहा है उतने ही H प्लस ले सकता है। तो डाइप्रोटिक बेस, ये ट्राइप्रोटिक बेस, जैसा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इस तरह से। आसान है जी। NaOH डाल रहे हैं पानी में, क्या होगा? देखो ध्यान से देखना। जैसे ये NaOH के पैलेट्स गिरे, NaOH डिसोसिएट कर गया, आयनाइज कर गया। अरे बाबा, ये तो सारे आयनाइज हो गए। जी हाँ, तो सारे आयनाइज हो गए तो स्ट्रॉन्ग बेस है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। अगर अमोनिया डाल रहे हैं पानी में तो NH4OH कुछ डिसोसिएट नहीं होता, कुछ हो जाता है। अच्छा, कुछ कुछ होता है, हाँ जी। तो आप देखिए, एक तो इक्विलिब्रियम का साइन है, ये स्ट्रॉन्ग था तो ये 100% डिसोसिएट हो गया। ये चूंकि 100% डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए कहलाता है वीक बेस। एक बात और बताऊं आपको, NH4OH लिख जरूर देते हैं, पर वास्तव में NH4OH जैसी कोई चीज नहीं होती।
वास्तव में वो अमोनिया डॉट पानी, हाइड्रेटेड अमोनिया है, मतलब NHHH और एक जिसके साथ पानी जुड़ा हुआ है, ऐसे। बस ये होती है जिसे लोग भूलवश NH4OH लिख जाते हैं। हम कई जगह लिखेंगे NH4OH, पर आप उसको यही माने, और जब जेई का एग्जाम लिखता है तो वो ये नहीं इस रूप में लिख के पूछता है हमेशा। ठीक है, चलो। क्या अरेंजियस थ्योरी की कोई लिमिटेशंस हैं? ऑफ कोर्स हैं, जैसे हमने पहले आपको बताया था। क्या ये सिर्फ एक्वा सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल है, सिर्फ एक्वा सॉल्यूशंस पर, दूसरों पर एप्लीकेबल नहीं होती। और ये एक डिमेरिट लोग कह देते थे कि जिनमें OH माइनस नहीं है उन पर ये लागू नहीं होती, वरना आर्हेनियस ने इसका बहुत अच्छा तोड़ निकाल दिया था। कैसे? पानी में घोलते थे तब ये NH पानी से H+ लेकर OH माइनस छोड़ देता है। तो जिसे वास्तव में कुछ किताबों में डिफेक्ट के तौर पे लिखा होता है, वो एक्चुअली मेरिट है कि ऑक्सीजन न होने पर भी जुगाड़ लगा रखी आर्हेनियस ने कि वो OH माइनस को रिलीज कैसे कराएंगे, राइट? तो ट्रूली स्पीकिंग इसकी एक ही लिमिटेशन है, और वो ये सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है, और उसमें बड़े शान से, बड़े धमाके से एप्लीकेबल है, और इसीलिए हम बहुत सम्मान करते हैं महान आर्हेनियस का। आर्हेनियस जब अपनी थ्योरी बोल के चुके, अब लोगों को नए नए आइडियाज आने शुरू हुए, और वहां पर लोगों ने, इनफैक्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, जर्मन थे ब्रॉन्स्टेड और एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने लगभग एक ही समय पर एक ही चीज को सोचा, और सम्मिलित रूप से कहलाया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। क्या बोल गए ब्रॉन्स्टेड लॉरी महाराज? सुनिए, उन्होंने कहा, हल्का सा मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने कहा जो H+ डोनेट कर दे वो एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट कर ले वो बेस। Species which donate H+ are called acids, and species which accept H+ are called bases. फायदा क्या हुआ? OH- की गोल मटोल ऑक्सीजन की जरूरत समाप्त हो गई। अब यहां सिर्फ हाइड्रोजन से काम चल रहा है। तो और यही नहीं, इससे ज्यादा बड़ी बात है, रिलीज H+ का कंसेप्ट खत्म हो गया। क्यों? जो डोनेट कर रहा है तो तभी कोई डोनेट करेगा जब कोई एक्सेप्ट करेगा। तो डोनेट किया एसिड ने और स्वीकार कर लिया बेस ने, लेन देन लगे हाथ हो गया। तो लावारिस H+ की जो मुसीबत थी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में, वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो कोई एसिड है HX और कोई बेस है B, वो रिएक्ट करता है, HX देता है H+ बनाता है X-, और B ले लेता है H+ और बनाता है HB। तो ये बन जाता है, हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। ये क्या चीजें हैं? किसी भी चीज में से 1H+, एक H+ निकाल दो तो बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस, और किसी भी चीज में, किसी भी स्पीशीज में एक सिंगल H+ जोड़ दो तो बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। ये तो बहुत आसान है। जी हाँ, तो ये नए शब्द भी डिफाइन करे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने, कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। अच्छा, स्पीशीज जो एक H+ एक्सेप्ट कर ले वो हो सकती है ब्रॉन्स्टेड बेस। अच्छा, और जो एक H+ डोनेट कर दे वो हो सकती है ऑब्वियसली ब्रॉन्स्टेड एसिड। जैसे यहाँ ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, और H+ एक्सेप्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पड़ेगा, तो वो ऑफ कोर्स उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। कोई एग्जांपल, जैसे अगर HCl और अमोनिया रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है? वो बनाता है NH4+ और बनाता है Cl-। HCl ने H+ डोनेट किया तो ये है एसिड, और क्लोराइड आयन बन गया उसका कॉन्जुगेट बेस। ओके, और आप देखोगे, अगर आप अमोनिया को देखो तो उसने H+ ले लिया तो उसने बनाया NH4+, ये है बेस और ये है उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड किसी बेस का होता है, हाँ, बेस एसिड रिलेटिव होते हैं। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है NH4+, दुनिया भर का कॉन्जुगेट एसिड नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई पूछे आप कौन है, आप कहें मैं बेटा हूं, तो अपने माता पिता के बेटे हैं, है ना? या लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, अमोनिया की, अमोनियम कहे आप कौन है, वो कहे मैं अमोनियम हूं, ठीक है, वो मैं कॉन्जुगेट एसिड हूं। दुनिया में हर चीज का कॉन्जुगेट एसिड नहीं है, वो अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है, बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं। ऐसे ही क्लोराइड आयन
दुनिया भर के कॉन्जुगेट बेस नहीं है, वो बेस भी नहीं है, हाँ वो HCl का कॉन्जुगेट बेस अवश्य है, ऐसा कहेंगे, राइट? एक H प्लस या एक प्रोटॉन जोड़ा तो बन गया कॉन्जुगेट एसिड, एक प्रोटॉन हटाया तो बन गया कॉन्जुगेट बेस। सीधा सा कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड और लाउरी का। अच्छी बात है। आप देखिए अमोनिया और HCl रिएक्ट करें प्यार से और बन रहा है यहाँ पर NH4Cl, राइट? देयर वी आर। देखिए अमोनिया थी, उसमें H प्लस आया 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 HCl आया और खड़ा H प्लस चिपका के नाला है, तो क्या बन गया NH4 प्लस और Cl माइनस। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, the acid base pairs which are related to the loss or gain of one proton are conjugate pairs. एग्जाम्पल दीजिए, देखिए H2 में एक H प्लस जोड़ो H3O प्लस बना कॉन्जुगेट एसिड, एसिडिक एसिड में से एक H प्लस निकाल दो एसिटेट आयन बना कॉन्जुगेट बेस। इस तरह से, राइट? इक्वेशन भी लिख सकते हैं, एसिडिक एसिड प्लस पानी दे रहा है H3O प्लस और एसिटेट आयन। अगर ऐसा इक्विलिब्रियम लिखूं इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखिए, इसने H प्लस दिया तो ये है कॉन्जुगेट एसिड, किसका, इसने किसको H प्लस दिया यहां पे, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। तो एसिटिक एसिड इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एसिटेट आयंस and acetate ions are conjugate bases of acetic acid. एक दूसरे के conjugate acid या conjugate base हैं ये। ऐसे पानी ने H प्लस लिया तो बनाया H3O प्लस, तो H3O प्लस is conjugate acid of water। अच्छा, और H3O प्लस ने H प्लस दे दिया तो बनाया पानी, तो पानी H2O is conjugate base of H3O प्लस। इस तरह से, राइट? ऐसा होता है। Species formed by gain of a proton by a base is called conjugate acid of that base। ठीक है, जैसे अमोनिया का conjugate acid NH4 प्लस है, बोल ही चुके हैं हम, not big deal। और conjugate base कौन है? The species formed by loss of a proton from an acid is called conjugate base of that acid। जैसे acidic acid से H प्लस निकाल ले, acetate आयन बना, ये है उसका conjugate base। अच्छी बात है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, जी हाँ, जैसे वेल जैसे मान लो अपने पास है NH3, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H प्लस जोड़ो NH4 प्लस, NH3 का ही कॉन्जुगेट बेस कौन है? उससे H प्लस हटा लो, वाओ, तो क्या बनेगा NH2 माइनस, ये होगा उसका कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, और NH2 माइनस है, उसमें H प्लस जोड़ दो, क्या बनेगा उसका कॉन्जुगेट एसिड अर्थात अमोनिया। ओके, और अगर उसी में H प्लस हटा लो तो बनेगा उसका कॉन्जुगेट बेस NH माइनस 2 इमीन आयन। अरे बाबा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर है NH माइनस 2, एक H प्लस जोड़ दो तो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, पहचानते हो उसे कौन? NH2 माइनस, और एक H प्लस जान बाग के निकाल ले H प्लस तो बन गया नाइट्राइड आयन। ओ वाओ, ये क्या है? ये है उसका कॉन्जुगेट बेस। माय गॉड, और कुछ जान बाकी? हाँ अभी तो जान बाकी है। नाइट्राइड आयन में एक H प्लस जोड़ दो तो बन गया कॉन्जुगेट एसिड कौन? NH माइनस 2, और उसमें एक H प्लस निकालो, जान लेगा क्या H प्लस बचे क्या? हाइड्रोजन नहीं बची। यस, तो बस हो गया। अभी बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस डज नॉट एक्सिस्ट। हर चीज के कॉन्जुगेट बेस हो जरूरी नहीं है, कॉन्जुगेट एसिड हो ये भी जरूरी है, राइट? जिनका संभव है उनका इस तरह से लिखते हैं, और मेरे ख्याल से अब आप बात समझ गए हो, है ना? अच्छी बात। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस बहुत वीक बेस है। ऐसा क्यों? मान लो अच्छा बेस होता, अच्छा बेस होता तो फिर से H प्लस को छीन लेता, वापस चला जाता, वापस चला जाता तो HCl 100% डिसोसिएट ना होता, फॉरवर्ड ना आ पाता, फॉरवर्ड ना आ पाता तो स्ट्रॉन्ग एसिड ना बन पाता। तो वो फॉरवर्ड आ ही इसलिए रहा है क्योंकि बैकवर्ड जाने वाला बैकवर्ड नहीं जा रहा, बैकवर्ड नहीं जा रहा
और बैकवर्ड तो बेस जाता था, तो बेस नहीं जा रहा, इसको तो घटिया बेस है। तो जितना जाएगा फॉरवर्ड उतना कम जाएगा बैकवर्ड, जितना अच्छा है एसिड उतना घटिया है बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर अच्छा है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, कॉन्जुगेट बेस अगर अच्छा है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। देखने में आ रहा है यहाँ पे। मेक सेंस? मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। मीथेन बहुत ही वीक एसिड है, ऐसी एसिड जो एसिड कहलाने योग्य नहीं है, एसिड ही नहीं है प्रैक्टिकली। पर अगर उससे H प्लस नोच ले तो बनेगा CH3 माइनस। कैसा है? हाहाकार, बहुत बहुत भयानक बेस है। क्यों? वीक एसिड बहुत वीक है तो बेस बहुत ठीक है। बस यही चीज जो हम पहले बोले थे उसका एक और उदाहरण है। अगर दो एसिड्स हैं Ha1 और Ha2, इस तरह से कि Ha1 is a stronger acid या 1 is a better acid than 2, तो अगर उनका कॉन्जुगेट बेस देखोगे A1 माइनस और A2 माइनस, तो पाओगे जो एसिड ज्यादा अच्छा है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, जो एसिड वीकर है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा दूसरे के मुकाबले। इस तरह से ऐसा acidic and basic strength of conjugate acid base pairs are inversely related, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। और जब आप लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट में देख रहे हैं और जब एसिड बेस रिएक्शन की बात करेंगे, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन हो, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, always a stronger acid and a stronger base will react to give you a weaker acid and a weaker base। क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत साफ है। अगर मान लो है H2O plus CH3COOH, यह है H2O plus HCl, क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है H3O plus plus CH3COO minus, यहाँ मिल रहा है H3O plus plus Cl minus। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एसिड कौन है? ये एसिड है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेस कौन है? पानी बेस है। बैकवर्ड डायरेक्शन में एसिड कौन है? H3O plus एसिड है। और बैकवर्ड में बेस कौन है? ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस वाले बेस है। ठीक है। और जब आप रिएक्शन की बात कर रहे हो तो हम ये कह रहे हैं कि आप कंपेयर